जिंदगी में मिले हमें बड़े धोखे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिर से हक दिया है, बट इट्स ओके, इट्स ओके। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करेंगे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, उसकी जो न्यू पोजीशन है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ज़रूर बात करेंगे और बार्सिलोना पे भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने भी हक दिया है रायो वैलेकानो के अगेंस्ट। सो ये तीन टॉपिक्स आज के होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की तरफ से। ट्रेंट जो है वो आजकल हम सबको पता है एक डीप लाइंग प्ले मेकर के तौर पे खेल रहा है, यानी कि रेजिस्टा जो है वो एक इटालियन का लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डिक्टेटर। तो डिक्टेटर जो है वो मतलब प्ले को वो डिक्टेट कर रहा है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, और सारा जो अटैक है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है बेसिकली। अगर तुम हीट मैप भी निकाल के देखो लीड्स यूनाइटेड वाला, तो तुम उसमें देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा ही इज़ इन दैट पोजीशन जहाँ पे वो एक डीप लाइन प्ले मेकर या कह लो कि डीप वाटर्स के अंदर से वो निकल के वो खेलने की कोशिश कर रहा है। एंड ही इज़ ट्राइंग कि किसी तरह जो बॉल को है वो स्प्रेड किया जाए और वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखे। ही इज़ नॉट अ राइट बैक, ही इज़ नॉट एन आउट एंड आउट राइट बैक। हाँ, जब डिफेंसिव ट्रांजिशन होती है तब वो राइट बैक बन जाता है, लेकिन सीन ये है कि वो राइट बैक उस तरह से नहीं बनता। ही इज़ नॉट द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके पीछे कोनाटे होता है या मैटिप होता है। ही इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि मैटिप या जो अगर कोनाटे खेल रहा है। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि वो डीप वाटर्स में खेल रहा है या वो डीप लाइन प्ले मेकर खेल रहा है। दुनिया का सबसे बेहतरीन डीप लाइन प्ले मेकर था आंद्रेयास पिर्लो, मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेयर। और उसका एक कोट है, वो बंदा कहता है, आई स्टिल थॉट आई कुड गिव माई बेस्ट देयर, अ फिश ब्रीथ्स व्हेन इट इज़ इन डीप वाटर, इट मेक्स डू व्हेन नियर द सरफेस, बट इट्स नॉट द सेम थिंग। मतलब इसके कहने का मकसद ये कि जब एक फ़िश है वो पानी के सरफेस पे तैर रही होती है तो वो उतना ज़्यादा उसको ब्रीदिंग का जो है ना वो एक क्या कहते हैं अनुभव हासिल नहीं होता, जो कि हिंदी में एक लफ्ज़ कहते हैं उसको, वो एक सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं होती। बट जब वो डीप वाटर्स में होता है तो वो डीप वाटर्स में उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और उसको ज़्यादा एक इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। सो ये कहने का मकसद था। और आंद्रेयास पिर्लो भी एक मछली की तरह था जो कि डीप वाटर से ऑपरेट करता था, एक डीप प्ले मेकर के तौर पे खेलता था और पासेस को स्प्रेड करता था। लीड्स के अगेंस्ट अगर तुम थोड़ा सा डाटा को देखो और थोड़े से तुम स्टैट्स देखो तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के स्टैट्स कुछ इस तरह के थे जब उसने पहली गेम रेजिस्टा के रोल में खेली थी। ट्रेंट के स्टैट्स जो थे लीड्स के अगेंस्ट वो थे 151 उसने टचेस किए थे पूरी लिवरपूल टीम के अंदर। उस गेम में वो फर्स्ट पे था टचेस में। 144 पासेस जो हैं उसने अटेम्प्ट किए थे, उसमें भी वो फर्स्ट पे था। 129 पासेस उसने कंप्लीट किए थे और सेकंड पे था वो लिवरपूल की पूरी टीम में उस गेम के अंदर। 15 लॉन्ग पासेस उसने किए थे कंप्लीट, 15 लॉन्ग पासेस, और उसमें भी वो फर्स्ट पे था। 14 पासेस उसने किए थे फाइनल थर्ड के अंदर, उसमें भी वो फर्स्ट पे था। और 125 पासेस उसने रिसीव किए थे, उसमें भी वो फर्स्ट पे था। तो ये जो है एक पूरा सिनेरियो जो है जो क्रिएट हुआ है, जो स्टैट्स में ये बताते हैं कि ही इज़ फ्लरिशिंग इन एन अटैकिंग वे, अटैकिंग प्रोग्रेस उसकी और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका मतलब ये है कि वो अटैकिंग वाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया एज अ रेजिस्टा या डीप लाइन प्ले मेकर। पिर्लो वाले किरदार में वो खेल रहा है इस मोमेंट एंड टाइम में, जैसे वो एक ज़माने में जुवेंटस में खेलता था या एसी मिलान के अंदर खेलता था। और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है जब भी वो डबल पिवट में खेल रहा होता है वो 5 यार्ड्स आगे होता है फेबिनियो से। जो डबल पिवट है यानी कि 3-2-2-3, 3 बॉक्स 3, तो वो जो 3 बॉक्स 3 है उसमें वो 5 यार्ड हमेशा आगे होता है। 5 यार्ड आगे होने से होता क्या है? होता ये है कि वो जो प्रेस होती है ऑपोजिशन की उसको वो ब्रेक कर देता है और मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी कहाँ पे आती है? लिवरपूल के पास आती है। मैन टू मैन प्रेसिंग करना मुश्किल हो जाता है लिवरपूल को बहुत ज़्यादा। और पिछले 3 गेम से यही हो रहा है। जो लिवरपूल के रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो इसीलिए निकल रहे हैं कि मिडफील्ड ऑफ द पार्क में लिवरपूल के पास ट्रेंट की वजह से न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आ जाती है। और जब न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आती है तो उसका मतलब ये है कि मैन टू मैन मार्किंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैन हमेशा फ्री होता है और वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड होता है। और बाज़ दफ़ा वो पीछे डीप ड्रॉप इन करता है बिटवीन द 2 सेंटर बैक्स जो कि वाइड स्प्रेड करते हैं, जो कि वेस्ट हैम के अगेंस्ट मैटिप थे और वैन डाइक था, उससे पहले कोनाटे वैन डाइक। सो ये जो है ना ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे पता लग रहा है कि ट्रेंट फ्लरिश कर रहा है, वो थ्राइव कर रहा है।
एक प्रॉब्लम इसमें ज़रूर है कि इवन दो ट्रेंट विल नॉट बी द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द डिफेंसिव ट्रांजिशन में, वो नहीं होता लास्ट डिफेंडर, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो जब ट्रैक बैक कर रहा होता है तो उसको ट्रैक बैक करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो कोनाटे जैसा बंदा होना हर गेम में बहुत ज़रूरी है। वो इंजर हो गया, ये बहुत एक बुरी बात है। इवन दो मैटिप बहुत अच्छा खेला वेस्ट हैम के अगेंस्ट, बहुत कमाल परफॉर्मेंस थी, मैन ऑफ द मैच था, लेकिन मुझे लगता है कि कोनाटे जो है वो एक ज़्यादा सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को, क्योंकि ट्रैक बैक में उसको मसला होता है और उसको डिस्टेंस कवर करने में भी मसला होता है। ये एक ओनली मेरे ख्याल से कौन है इस चीज़ का कि वो डबल पिवट में खेल रहा है। अदरवाइज इसके प्रोज ही प्रोज हैं, इसकी पॉजिटिव चेंजेस ही मैंने देखी हैं जो आउटपुट आ रहा है। सो प्रेस को निगेट कर देता है ट्रेंट, जो मिडफील्ड के अंदर प्रेस होती है, और मैन टू मैन मार्किंग को भी निगेट कर देता है। दिस इज व्हाई ही इज सो इफेक्टिव एज अ डीप लाइंग प्ले मेकर। ही वाज बोर्न फॉर दिस रोल। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी सितंबर के अंदर कि क्यों ट्रेंट को एक डीप लाइंग प्ले मेकर डबल पिवट में या मिडफील्ड के अंदर खेलना चाहिए। अब जी हम आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं बार्सिलोना के ऊपर। बार्सिलोना के हालात जनवरी से अगर आप हालात देखो तो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये क्राइफिज्म नहीं है, ये क्राइफ वाली फुटबॉल नहीं खेली जा रही। तो मेरे से सच पूछो, वेलेंसिया के अगेंस्ट इन्होंने 1-0 किया, हेटाफे के अगेंस्ट इन्होंने 1-0 किया, और रायो वैलेकानो के अगेंस्ट अभी हार गए 2-1। 12 1-0 इन्होंने किया, 1-0 1-0 1-0। एस्पेनियोल के अगेंस्ट भी इनका 1-0 हुआ था। वो सारी गेम्स इन्होंने हराम बॉल खेल के और ग्राइंड करके निकाली। अगर तुम एक बार्सिलोना फ़ैन हो, तुम मुझे सच दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये क्राइफ की फ़ुटबॉल है? और क्या तुम अगर इस तरह टाइटल जीतते हो, क्या वो मैटर करता है? तुम्हारा अपना योहान क्राइफ कहता है, योहान क्राइफ सेड दिस हिमसेल्फ, यू नीड बोथ क्वालिटी एंड रिजल्ट्स। रिजल्ट्स विदाउट क्वालिटी इज बोरिंग, क्वालिटी विदाउट रिजल्ट्स इज मीनिंगलेस। क्राइफ खुद कह रहा है कि रिजल्ट्स विदाउट क्वालिटी इज बोरिंग। तो ये बोरिंग फुटबॉल कब तक खेली जाएगी? जब से मैं देख रहा हूँ जनवरी से लेके अभी तक बार्सिलोना की फुटबॉल डिटीरियोरेट हो रही है। किसी भी आप मैच में ये नहीं कह सकते कि बार्सिलोना ने क्राइफ वाली फुटबॉल खेली है या क्राइफिज्म वाली फुटबॉल खेली है। दिस इज नॉट अटैकिंग फुटबॉल, दिस इज नॉट ब्यूटीफुल फुटबॉल, दिस इज हराम बॉल, दिस इज मोरिनियो एस्क फुटबॉल, जो कि मैं जावी से एक्सपेक्ट नहीं करता। जावी तो पेप गार्डियोला से सीखे है, पेप गार्डियोला योहान क्राइफ से सीखे है, और योहान क्राइफ रीनस मिशेल्स का शागिर्द था, उसका वो स्टूडेंट था। तो क्राइफिज्म जो है वो ये नहीं कहता कि आप शिट फुटबॉल खेलो और रिजल्ट्स निकालो। क्राइफिज्म फुटबॉल ये डिमांड करता है कि भाई क्वालिटी फुटबॉल खेलो। और क्या हो रहा था वैलेकानो के अगेंस्ट, रायो वैलेकानो के अगेंस्ट? पेड्री भाई साहब जो है वो बेंच से उठ के आए हैं, 4 सब्स्टिट्यूशंस की हैं बार्सिलोना ने, और सबको पता है कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो सिंगल पिवट में नहीं खेल सकता अकेला। ही कैन नॉट प्ले इन अ सिंगल पिवट अगर उसके पास बुस्केट्स की प्रोटेक्शन ना हो। बुस्केट्स को मेरे ख्याल से कोई निगल विगल था या इंजरी थी, क्या थी, वो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं था। बुस्केट्स वॉज नॉट प्लेइंग। तो आप पेड्री को डबल पिवट में खिला रहे हो, ये इन इटसेल्फ एक सुसाइड है कि आप पेड्री को डबल पिवट में खिला रहे हो फ्रैंकी डियोंग के साथ। फ्रैंक कैसी बेंच से उठ के आया, अच्छा खेला, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी थी, ही डिड प्रोवाइड इम्पैक्ट। जॉर्डी एल्बा उठ के आया, बाल्डे 4 मैचेस से स्ट्रगल कर रहा है, गावी 4 मैचेस से स्ट्रगल कर रहा है। सारे बार्सिलोना फैंस को ये पता है, हर कोई ये देख रहा है, कोई अंधा नहीं है यहाँ पे। फीरन टोरेस, डू यू नो फीरन टोरेस ने पूरे मैच में कितने पासेस किए हैं? जस्ट मतलब गेस करो, 8 पासेस किए हैं उसने पूरे मैच के अंदर, और वो इंटीरियर रोल में खेल रहा है। बाल्डे को विंगर खिला रहे हो, बाल्डे एज अ विंगर खेल रहा है। बाल्डे पूरा सीजन विंगर ही, विंग बैक खेलता रहा है, नॉट एज अ विंगर, लेकिन वो आउट एंड आउट विंगर नहीं है। ये सबको पता है कि वो कभी ना कभी एक स्टेंट आएगा, एक स्पेल आएगा कि वो स्ट्रगल करेगा, और वो फिर बेंच पे जाके उसको बैठना पड़ा। जॉर्डी एल्बा आया तो थोड़ी गेम चेंज हुई कि हाँ यार लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं। लेवेंडोस्की के पास सर्विस ही नहीं है, सर्विस उसको मिलती ही नहीं है। ठीक है, एक उसका ऑफ साइड हो गया था, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसको पूरा 90 मिनट्स तुम निकाल के देखो, गेम निकाल के देखो आराम से बैठ के, उसको सर्विस प्रॉपर नहीं मिली है। वो जो भी क्रिएट कर रहा था वो खुद से क्रिएट कर रहा था, और वो बॉडी चेक करके कोशिश कर रहा था कि टर्न करे और शॉट, स्नैप शॉट निकाले, वो नहीं हो रहा था। फीरन टोरेस पैथेटिक गेम। राफिनिया पूरे 2 ड्रिबल किए उसने टेक ऑन्स में, 2 ड्रिबल उसमें से 0 उसने कंप्लीट किए हैं, 0 टेक ऑन्स उसने कंप्लीट किए हैं 2 में से, पैथेटिक था। 10 ग्राउंड ड्यूल्स किए हैं उस लड़के ने, राफिनिया ने, उसमें से वो 3 जीता है। भाई बर्नार्डो सिल्वा 15 ग्राउंड ड्यूल्स जीतता है मजे मजे में, 15 ग्राउंड ड्यूल्स वो जीतता है बर्नार्डो सिल्वा, और राफिनिया हकता जा रहा है और हकता जा रहा है, और कोई नहीं भाई देख रहा कि क्या करना है इसका।
सो वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और जावी हैज़ टू चेंज समथिंग, जावी नीड्स टू चेंज समथिंग। आई एम अ ह्यूज जावी सपोर्टर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट गाय, बट पिछले 6 महीने में मैं एक गेम निकाल के ये नहीं कह सकता कि यार ये योहान क्राइफ की फुटबॉल खेली है बार्सिलोना ने। नो, कोई योहान क्राइफ की फुटबॉल नहीं हो रही। आप हाफ स्पेस के अंदर गावी को खिला रहे हो, वो शिट खेल रहा है। आप फीरन टोरेस को खिला रहे हो, वो शिट खेल रहा है। चलो गावी तो फिर भी हाफ स्पेस का प्लेयर है, फीरन टोरेस इज नॉट अ हाफ स्पेस प्लेयर। अंसु फाटी को लेके आओ भाई, अंसु फाटी कोई इंटीरियर रन्स निकाले या प्ले को स्ट्रेच करने की कोशिश करे, लेकर आए उसको, लेकिन मुझे लगा वो बहुत लेट लेके आए अंसु फाटी को। सो आई थॉट कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज करने की ज़रूरत है। मैं शायद थोड़ा बार्सिलोना को लेकर नेगेटिव हो रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट योहान क्राइफ फुटबॉल भाई। और तुम्हारा अपना क्राइफ कहता है कि भाई रिजल्ट्स बेशक आए, अगर तुम अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहे, इट डज़ नॉट मैटर। सो बार्सिलोना की आइडेंटिटी अभी खोई हुई है, दे आर प्लेइंग शिट फुटबॉल। ये बारसा फैंस को जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे अभी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दे आर प्लेइंग शिट फुटबॉल। तो ये मेरा इस पे पर्सपेक्टिव था। अब मैं आता हूँ जी, थोड़ा सा बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। जी हाँ, वो क्लब जिससे मैं इंतहाई नफरत करता हूँ, बट लेट्स टेक अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑन इट। मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या प्रॉब्लम है? मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रॉब्लम ये है कि वो फर्स्ट प्रेस को बीट नहीं कर पाते। अगर लीचा ना खेल रहा हो और अगर वरान ना खेल रहा हो, ये पूरी दुनिया जानती है। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये हर वो फैन जानता है जो थोड़ा सा भी फुटबॉल को ऑब्जर्व करता है या समझने की कोशिश करता है। लीचा इंजर है, वरान इंजर है, आप बीच में खिला रहे हो लिंडेलॉफ को स्पर्स के अगेंस्ट और लूक शॉ को आप सेंटर बैक खिला रहे हो। लूक शॉ बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल, लेकिन वो उस तरह का बिल्डअप प्ले प्रोवाइड नहीं कर सकता जैसे लीचा करता है या जिस तरह वरान करता है। अगर आप न्यू कासल वाली गेम देखो, जो स्पर्स वाली तो मैं भी छोड़ दो, न्यू कासल वाली गेम देखो, उसमें फर्स्ट प्रेस कौन बीट कर रहा था? कौन ब्रूनो फर्नांडिस को फीड कर रहा था? ब्रूनो डीप ड्रॉप इन करता था, बॉल वहाँ से कलेक्ट करके आगे लेके जाता था। कौन कर रहा था? लीचा कर रहा था, वरान करके दे रहा था। जब लीचा वरान नहीं होते, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, ये बढ़ जाते हैं। इनकी जो ये फर्स्ट प्रेस है, ये उसको बीट नहीं कर पाते, बिल्डअप प्ले इनका टोटली डिसमेंटल होता है और बढ़ जाता है, लिटरली बढ़ जाता है। सो दे नीड अनदर सेंटर बैक। मुझे ऐसा लगता है हैरी मैग्वायर लिंडेलॉफ के साथ, इवन वैन बिसाका के साथ काम नहीं चलेगा। वैन बिसाका गोइंग फॉरवर्ड इज नॉट गुड इनफ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुंडे गोइंग फॉरवर्ड इज एब्सोल्युटली शिट। कुंडे इज एब्सोल्युटली शिट व्हेन ही गोज फॉरवर्ड। सो ये प्रॉब्लम है और इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मुझे ऐसा फील होता है। डेलो इज़ एन आंसर कि वो एक एज एन इन्वर्टेड फुल बैक खेल सकता है, लेकिन एक सेंटर बैक चाहिए और एक डीएम भी चाहिए। कैज़ेमीरो, आई एम सॉरी टू से, वो एक डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर है, वो बिल्डअप प्ले नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर है, ही इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर। एरिक्सन हार्ट अटैक के बाद से, वो जो यूरो में जो भी उसके साथ हुआ, तो यूरो में जो हुआ उसके बाद वो नहीं खेल सकता 90 मिनट्स, पूरे 90 मिनट्स वो नहीं खेल सकता। ब्रूनो फर्नांडिस को अगर आप पीछे नंबर 6 में कह रहे हो कि तुम पीछे ड्रॉप इन करके बॉल को कलेक्ट करो और आगे लेके जाओ, तो उसकी तो एबिलिटीज़ जो हैं वो आप शन कर रहे हो, उसको आप ख़त्म कर रहे हो। और राइट विंग पे अगर तुम ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाओगे, वो वैसे ही शिट खेलता है वहाँ पे। तो ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 का प्लेयर है, ही इज़ दैट गाय जो कि स्ट्राइकर के पीछे होल रोल में खेले, और वो उसका काम है। उसका काम ये नहीं है कि पीछे बॉल आके रिसीव करे और बॉल आके स्प्रेड करे, वो रजिस्टा नहीं है, ही इज अ नंबर 10। हाँ, ट्रैक बैक वो करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक राइट विंगर की ज़रूरत है, क्योंकि एंटोनी ही नीड्स टाइम टू सेटल इन। मैं अभी भी उसको सपोर्ट करूंगा, मुझे लगता है वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। उसके साथ एक कंपटीशन चाहिए, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। कौन आता है? फैकुंडो पेलिस्ट्री आएगा, इलांगा आएगा, ओके मे बी दिस प्लेयर दे आर गुड इनफ, मे बी दे आर, मैं इनको कोई जज नहीं कर रहा, बट क्या इनफ क्वालिटी है? देर इज़ अ ह्यूज गल्फ ऑफ क्वालिटी अगर अभी देखो तो, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स डेवलप नहीं हुए, ना इलांगा ना फेकुंडो पेलिस्ट्री। तो रैशफोर्ड फिर पीछे आगे एज ए स्ट्राइकर खेल रहा था और सैंचो थोड़ा थोड़ा रिदम में आ रहा है, लेकिन इससे पिछले जो 4 मैचेस है उसमें सैंचो हग रहा था। सो आई थिंक एक प्रॉपर स्ट्राइकर भी चाहिए ताकि रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे आके खेले और ब्रूनो सेंटर ऑफ द पार्क में आके नंबर 10 रोल में खेले, वो एक प्रॉब्लम है। और मैंने ये देखा है कि जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रेस करने जाती है इन 4 प्लेयर्स के साथ, प्रेसिंग टोटली डिसओरिएंटेड होती है। मार्शियल पे भी आप पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्शियल इज इंजरी प्रोन। दे नीड अ स्ट्राइकर, दे नीड अ राइट विंगर एंड दे नीड 1 डीएम एंड अ सेंटर बैक। 4 साइनिंग्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को मेरे हिसाब से चाहिए। एंड अगर तुम मुझसे सच पूछो तो डेविड डे गेया को भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में अब नहीं होना चाहिए, उसका चैप्टर मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया।
बिल्डअप प्ले अगर तुमने करना है, तुम डेविड डेगिया के साथ बिल्डअप प्ले नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इस बात पे अपोज करेंगे, लेकिन ही इज़ नॉट अ ग्रेट बॉल प्लेइंग गोलकीपर। अगर आपके पास एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर नहीं है, आप बिल्डअप प्ले कैसे कर सकते हो? आप फर्स्ट प्रेस को, सेकंड प्रेस को बीट कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। और स्पर्स के अगेंस्ट भी यही हुआ। हर बार हम ये देखते हैं कि जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई लीड आती है सब्सटेंशियल 2-0 की, 3-0 की, वो ये करते हैं कि उनका कंट्रोल जो है वो बढ़ जाता है, वो कंट्रोल छोड़ देते हैं, वो मैच को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, ना वो गेम मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो जब मैच का कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैज़ेमीरो नहीं कर पा रहा, ब्रूनो नहीं कर पा रहा, एरिक्सन नहीं कर पा रहा, जो कि आपके 3 मेन मिडफील्डर्स हैं इस वक्त, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इनके खेलने का। आपको एक और मिडफील्डर चाहिए जो कि गेम को कंट्रोल करे प्रॉपर तरीके से, और रूबन नेविस मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। सो आई थिंक ये है। और फर्स्ट प्रेस को बीट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गेम को कंट्रोल करने में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और गेम मैनेजमेंट तो बिल्कुल तबाह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एरिक टेन हाग ने ब्लंडर मार दिया 4 सब्स्टिट्यूशंस एक साथ करके। हाँ, उसने गेम को थोड़ा सा अफेक्ट किया और इम्पैक्ट डाला नेगेटिव तरीके से, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, मैं ये बताता चलूँ कि उससे पहले से शिट खेलना शुरू हो गई थी। टेम्पो डाउन हो रहा था, मोमेंटम सारा स्पर्स के पास जा रहा था। मैंने पूरी गेम बैठ के देखी है। सो ये जो है मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोकना, शेयर करना और सब्सक्राइब ठोकना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।